शब्बीर ने हाफिजाबाद में एक ऐसे शौहर को देखा है जिसकी नजरें बीवी की 7 एकड़ जमीन पर लगी हुई थी। बीवी से मोहब्बत करने के बजाय बीवी पर तशद्दुद और मार पीट करना उसका मामूल बन गया था। कैसर हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी नई नवेली दुल्हन आसमा आईने के सामने बनने संवरने में मसरूफ थी। आईने में उसे अपने शौहर का अक्स नजर आया तो आसमा ने मुड़कर शौहर को देखा और उसके करीब पहुंच गई। आज आप इतनी जल्दी आ गए? ओके, कल से देर से आ जाया करूंगा। अरे अरे अरे, मूड क्यों ऑफ है बताओ? छोटे लोगों में जो फंस गया हूं मैं, मूड तो खराब हो गई ना। छोटे लोग? कौन से लोग? मैं कुछ समझी नहीं। तुम और तुम्हारे माँ बाप, और कौन? मेरे माँ बाप? क्या किया है मेरे माँ बाप ने? मैं भी तो सुनूं। पर रहने दो तुम, मेरा और मूड खराब मत करना। कैसर की जली कूटी बातें सुनकर आसमा भी चिल्ला गई और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कैसर अपनी बीवी को घूर कर देखता रहा और फिर जूतों समेत सोफे पर नीम दराज हो गया। यहाँ हम जान से गए और जनाब का तो मूड ही ठीक नहीं रहता है। आसमा कई कमरों से होती हुई बाहर हवेली के आंगन में पहुंचकर झूले पर बैठ गई। वो इंतहाई रंज के आलम में थी, जैसे उसके ख्वाबों की दुनिया उजड़ गई हो। आसमा ने आंखें बंद कर रखी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता झूला झूल रही थी। आसमा की शादी उसके रिश्तेदारों में 10 बरस कब्ल हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ ही रोज बाद आसमा को एहसास हो गया था कि उसका शौहर एक लालची इंसान था और उसकी नजरें आसमा के बाप की 7 एकड़ जमीन पर लगी हुई थी। इसलिए वो आसमा पर दबाव डाल रहा था और उसे तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन कैसर एक ट्रैवलिंग एजेंसी में दाखिल हुआ तो सामने ही काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। मैम, वो मुझे स्पेन का फेयर मालूम करना था। अच्छा एक सेकंड, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। लड़की कुछ देर कंप्यूटर पर मसरूफ रही, फिर उसने कागज पर हिसाब किताब लगाकर कैसर के हवाले कर दिया और कैसर शुक्रिया अदा करके ट्रैवलिंग एजेंसी से बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपनी बीवी को फोन मिला दिया। हेलो हेलो आसमा, एक खुशखबरी है। मेरा स्पेन जाने का हो गया, बस सिर्फ 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो आसमा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं घर आके बताता हूँ तुम्हें। बात आसमा की समझ में आ गई थी और उसे पूरा यकीन था कि उसका शौहर उस पर घर से रकम लाने का मुतालबा करेगा। यही सोचकर आसमा ने अपने वालिद को फोन मिला दिया। ये तो असमती की फोन है। हेलो अब्बा जी। हाँ आसमा बेटी, बोलो, खैरियत तो है? अब्बा जी, कैसर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहा है। वो आपसे पैसे मांगेगा। और छोड़ बेटा जी, तू उसको छोड़ दे। मुझसे बात करेगा ना तो मैं खुद निमट लूंगा उससे। तो तू क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना। आसमा ने अभी फोन रखा ही था कि कैसर घर में दाखिल हो गया। किससे बात कर रही हो? अब्बा जी का फोन था। वाह, तुम तो बड़ी ज़हीन हो। फिर क्या कहा अब्बा जी ने? किस बात के हवाले से क्या कहा? वो मेरा स्पेन का काम हो गया है ना, तो अब खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। बस 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो क्या? तुम कहो ना अब्बा जी से। कैसर, शर्म हया नाम की भी कोई चीज होती है। मैं क्यों कहूँ अब्बा जी से कि वो तुमको पैसे दे? बताओ क्यों कहूँ मैं? क्योंकि उन्होंने ये सड़ा हुआ सामान मेरे मत्थे जो मार दिया। तुमने मुझे सड़ा हुआ सामान कहा? मैं तुमको सड़ा हुआ सामान लगती हूँ?
देखो आसमा, ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो। मैं उनके पैसे खा नहीं जाऊंगा, वापस लौटा दूंगा। ठीक है, मैं अपने बाप से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो तुमको पैसा दे, और अगर तुमको पैसे चाहिए तो जाकर खुद मांग लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ जाके। कैसर बीवी से झगड़कर हवेली से बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अपने ससुराल पहुंच गया। कैसर का ससुर अपनी हवेली के बाहर खेत में अपने डेरे पर बैठा था। कैसर ने मोटरसाइकिल डेरे के सामने रोक दी। ओ आजा पुत्र, बैठ। और सुना, ठीक है तू? ठीक हूँ अब्बा जी। क्या बात है, तेरा मूड खराब है? अब्बा जी, आपकी बेटी पागल हो गई है। क्या मतलब? देखो अब्बा जी, मुझे जाना है मुल्क से बाहर और मेरा काम भी हो गया। मैंने अस्मा से कहा कि अब्बा से 5 लाख रुपए मांग ले, तो बोलती है नहीं। अब आप ही बताओ कि आपसे नहीं मांगूंगा तो मैं किससे मांगू? तो पुत्र, तू यहाँ पर अपने लिए कोई रोजगार वगैरह ढूंढ ले। और बात सुन, दूसरे के दाने पानी पे ना शिकरा नहीं पाला जाता। अच्छा ठीक है, तो फिर आप भी अपनी बेटी अपने पास रखो। तो इसका मतलब है तू मुझे धमकी दे रहा है मेरी बेटी को छोड़ने की? देख, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर आप सोच लेना। मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है इसने। तानी किधर फंस गया हूं मैं। इस कहानी की मजीद तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कैसर के ससुर ने अपनी बेटी के घर बचाने के लिए दामाद की जानिब से रकम का मुतालबा पूरा कर दिया था, जिसके बाद कैसर स्पेन चला गया। कैसर साल 2 साल में जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगाता, मजीद रकम का मुतालबा करता और बीवी से लड़ने झगड़ने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। एक बार जब कैसर पाकिस्तान आया हुआ था, दोनों मियाँ बीवी में शदीद लड़ाई हो रही थी। आसमा ने भी खामोशी तोड़ दी थी और वो कैसर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो 7 एकड़ जमीन जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम करनी थी, वो अभी तक दी क्यों नहीं? खबरदार, मुंह संभाल के बात करना। उस जमीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो जमीन मेरे नाम पे करो। वो जमीन मैं गरीबों के नाम कर दूंगी, मगर तुम्हारे नाम तो हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं करोगी? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं? हाँ, हो ना शौहर मेरे, लेकिन जब 10 साल से मुल्क से बाहर थे, जब तो तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया। अब आ गए अपना हक जताने। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम और तुम्हारे माँ बाप दोनों ही नीच हो। मुंह संभाल के बात करना, अब एक लफ्ज भी मेरे माँ बाप के खिलाफ ना निकले। मैं अभी अपने बाप को कॉल करती हूँ। उठाओ, उठाओ फोन, मिलाओ। अभी मिलाओ ना फोन, देख लेता हूँ बुड्ढे को भी। फोन करूंगी मैं। मुस्तकिल 10 बरस तक शौहर के मजालिम सहते सहते आसमा तंग आ चुकी थी। आसमा का शौहर ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर रहता था और इस दौरान आसमा में उसके एक और रिश्तेदार अदनान ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि आसमा के फोन की घंटी बज रही थी। उसने एक नजर कॉल करने वाले का नाम देखा, यह कैसर ही था। आसमा ने कॉल काट दी और अपने कामों में मसरूफ हो गई। आसमा का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। थोड़ी देर में फोन की घंटी दोबारा बजी। इससे पहले कि आसमा कॉल काट देती, उसने देखा कि यह कैसर के बजाय अदनान का फोन था। आसमा ने फोन उठा लिया। हेलो, अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। सब खैरियत तो है? हाँ, वो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो घर आ जाएं। मैं? हाँ। ओके, मैं आता हूं।
अदनान आसमा से मिलने उसकी हवेली पहुंचा तो वो हस्बे आदत अपने आंगन में थी और अदनान का इंतजार कर रही थी। अच्छा वो तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? जी नहीं, पहले तुम। उसने मेरी जिंदगी को खराब करके रख दिया है। जब देखो पैसों की फरमाइशें करता रहता है, कभी 5 लाख चाहिए, कभी 10 लाख चाहिए। मेरे माँ बाप कहाँ तक उसे देंगे? अब तो वो मेरे माँ बाप की इज्जत करना भी भूल गया है। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे उससे खुला लेना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं? शब्बीर ने देखा कि आसमा अदनान को राजदारी से कुछ बता रही थी। अदनान के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों हवेली से निकले। अदनान ने आसमा को गाड़ी में बिठाया। अब उनका रुख गांव से निकलकर शहर की जानिब था। शब्बीर को ऐसा लगा जैसे आसमा और अदनान ने एक दूसरे के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया हो। फिर वो दोनों कचहरी के बाहर पहुंच गए। अदनान ने गाड़ी रोकी और फिर वो कचहरी की जानिब बढ़ने लगे। आसमा ने अदनान की मदद से खुला के कागजात अपने शौहर को भिजवा दिए थे और उसने माजी को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। अदनान ने आसमा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था, लेकिन वो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी। उस दिन अदनान ने आसमा को फोन किया तो वो खासी परेशान थी। उसने फोन उठा लिया, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल सर्द था। हेलो। हाँ अदनान, बोलो। सुनो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। अच्छा, मगर खैरियत तो है ना? इतना सर्द लहजा, मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही। कमाल है यार, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम खुशी से शादी उछल पड़ो। कितनी अजीब बात करते हो ना अदनान तुम। अब खुशियां कहाँ रही मेरे नसीब में? तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है क्या? सब कुछ जानते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि जो अल्फाज तुम अब कह रहे हो वो भी यही कहता था। तुम मुझे उस जालिम इंसान से मिला रही हो? ये तो बहुत बुरी बात है यार। नहीं, बस वैसे ही। अच्छा अदनान, वो मुझे काम से जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। आसमा का रवैया देखकर अदनान सटपटा कर रह गया। वो काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। आसमा को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि अदनान की नजरें भी उसकी 7 एकड़ जमीन पर थी और उसे यह भी लग रहा था कि अदनान की मोहब्बत एक फरेब और एक धोखा थी। उधर खुलानामा मिलने के बाद कैसर पेचोताप खा रहा था और वो मुसलसल आसमा से राबिता करने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब आसमा ने कैसर का फोन उठाया तो वो धमकियों पर उतर आया। कैसर का फोन आया तो आसमा ने जी कड़ा करके फोन उठा लिया। हेलो जी फरमाइए। किससे बात करनी है आपको? तुमसे। आसमा बेगम, तुमसे बात करनी है। जबान संभाल के बात करो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, समझे तुम? और आइंदा मुझे फोन करने की जहमत मत करना। मुझे पता था कि तुम कभी मेरी बीवी बनी ही नहीं, तुम तो बस एक ख्वाब हो। शट अप। आसमा ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। इसी दौरान आसमा ने देखा तो अदनान खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम कब आए? देखो आसमा, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन करो। अदनान, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मैं एक दफा शादी करके धोखा खा चुकी हूँ। अब डर लगता है कि दोबारा शादी करके मैं कहीं दोबारा बर्बाद ना हो जाऊं। तुम जज्बाती हो रही हो आसमा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये देखो, मैंने कहा था ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अदनान ने बहाने से जेब से एक अंगूठी निकाली और जल्दी से आसमा को पहना दी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी मोहब्बत को समझो। याए
सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे वो आए गयो रे हर आहट पे समझे वो आए गयो रे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। इस कहानी की मजीद तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस वाकये के कुछ अरसे के बाद आसमा के घर वालों ने अपने रिश्तेदार अदनान से अपनी बेटी की शादी कर दी और आसमा को ऐसा लगा जैसे उसके ख्वाबों की ताबीर मिल गई। आसमा और अदनान की मोहब्बत उरूज पर थी। वो हर रोज कहीं न कहीं घूमने फिरने जाने लगे। अदनान अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाता, उसे होटलों में खाने खिलाता, लंबी ड्राइविंग पर निकल जाता और अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता था। आसमा भी अपने शौहर का ख्याल रखती थी। अदनान को जूते मोजे पहनाने से लेकर उसे खाना देने तक वो अपने शौहर के आगे पीछे नाचती रहती थी। अदनान घर से निकलने की तैयारी करता तो आसमा उसके कपड़े इस्त्री करती, उस पर परफ्यूम छिड़कती और मुस्कुराते हुए अपने शौहर को रुखसत करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अदनान और आसमा अपनी कार में लंबी सैर के लिए निकले हुए थे कि अचानक बराबर से एक गाड़ी गुजरी जिसमें आसमा का साबिक शौहर कैसर बैठा हुआ था। कैसर ने आसमा को देख लिया था, लेकिन आसमा कैसर को ना देख सकी। कैसर तेजी से गाड़ी दूसरी तरफ ले गया। कैसर के साथी मामले की नजाकत को समझ रहे थे। अभी कैसर क्या सोच रहा है? अबे मुझे पहले ही शक था, इसका किसी ना किसी के साथ जरूर कोई चक्कर है। चक्कर नहीं, इसने दूसरी शादी कर ली है। हाँ हाँ मालूम है मुझे। तो फिर इस पे मिट्टी डालना तू। हाँ हाँ अब मिट्टी ही डालूंगा। कैसर हसद और इंतकाम की आग में झुलस रहा था। उसके इरादे खतरनाक थे। वो आसमा को सबक सिखाना चाहता था। उधर आसमा कैसर के इरादों से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन थी और दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसमा अपनी एक मुलाजमा के साथ घर से निकली। अभी आसमा एक क्लिनिक में दाखिल होने की कोशिश ही कर रही थी कि एक आवाज सुनकर चौंक पड़ी। यह आवाज उसके साबिक शौहर कैसर की थी। आसमा ने मुड़कर देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। कैसर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। इससे पहले कि आसमा जान बचाने के लिए भागती, कैसर ने फायरिंग शुरू कर दी। आसमा शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। आसमा को उसके साबिक शौहर ने भरे बाजार में कत्ल कर दिया था। साबिक शौहर के हाथों आसमा के दिन दिहाड़े कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन बेकसूर आसमा के सोगवार वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर थे। आसमा के बहीमाना कत्ल के बाद जब शब्बीर आसमा के गांव पहुंचा तो गांव की फजा सोगवार थी। हर तरफ एहतजाज था, आहें थी, फरियादें थी। आसमा के बाप की आंखों में आंसू थे। उसकी चहीती बेटी को उसके लालची साबिक दामाद ने कत्ल कर दिया था। मेरा भाई सी, उनका बच्चा सी, वो शादी उन्होंने कर दी। उनका स्वभाव जड़ा वो साडे बच्ची नाल सलूक अच्छा ना रहा। उनका एक जराना सी, वो उस पासे वो टुर गया। अभी फिर तलाक लैके ते असा उनका मुका के ते दूसरे बंदे नाल शादी कर दी थी। साडे कोल मुड़े मंगदे आन जमीन, आंदे जमीन दियो, मकान दियो, सारा कुछ। ते मेरे घर आके मैनू लम्या में पिया मैंने ज्यादती करन लग पाए। ते आंदे हर शे लिख दे ताम असीं तेन छड्डना नहीं थे, तुहानू छड्डना कोई नहीं, तुहाडा कख भी नहीं रहन देना। आसमा की मां हैरान थी कि उसे कब इंसाफ मिलेगा। जी हो गए ने 9-10 साल हो गए ने शादी होई नू। 9-10 सालां दे विच साडी बच्ची नू साह नहीं लैण दित्ता। असां शादी करके दित्ती है तो वो साडे दुआले हो गया, मैनू बाहर करो, मैनू इदे करो उदे करो। साडे कोल पैसे भी लुट लैने, साडे कोल हर शे उस ले लईए ते साडा वो नहीं बनया। मेरी कुड़ी रोज मार कुट, सानू मार कुट, कदों तुसीं मरना है, कदों मगरों लाना जे, कदों इंज करना जे। ये साडे नाल साहब शुरू कीते सन। ने वजीरे आला खुदा वास्ते साडी मदद करे, साडी मदद करके कोई साडा कोई गरीबां दा सहारा नहीं, साडा कोई वाली वारस नहीं। असीं बड़े गरीब ते यतीम, असीं दोवें जी रोंदे फिरने, साडा कोई सहारा नहीं, साडी इक्को बच्ची सी।
पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 13 तारीख 13/4/2015 को करीब 12:30 बजे ये हुआ था और आसमा रानी इसके साथ इसकी मुलाजमा थी तो उसको आसमा को कत्ल कर दिया गया। मेन उसमें वजह ये थी कि उसने पहले शादी की हुई थी और इसने उसके तलाक लेने के बाद आगे अदनान के साथ शादी कर ली जो आप इस मुकदमे का मुद्दई है। और मेन रीजन और स्ट्रॉन्ग रीजन सबसे ज्यादा यही है कि नाम कुछ जमीन भी थी आसमा के नाम और ये अकेली बेटी थी अपने वालिदैन की, उसका भाई भी कोई नहीं था। जो जमीन थी वो सारी इसी के नाम थी, खुद इसके वालिदैन के नाम। तो पहली शादी का इसका नचाकी से हो गई, उसने उससे खुला हासिल किया। खुला हासिल करने के बाद इसने फिर अदनान के साथ शादी की। तो इसकी मेन रीजन तो वो पिछली शादी और उसकी आगे शादी करना और फिर वो जमीन की एक बड़ी रीजन हो सकती है कि वो जमीन की खानदानी जमीन थी, वो ये चाह रहे हैं जमीन जो है वो बाहर ना जाए। ये है आसमा की तस्वीर जो अब इस दुनिया में नहीं है। बड़े लाला दी पाड़ी थी साडी जमीन पीछे घुस गई थी मेरी चुप करके बैठी थी आसमा ने जालिम और लालची शौहर से खुला लेकर दूसरी जगह शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, लेकिन इस ख्वाब को लहू लहू कर दिया गया। शब्बीर ने आसमा के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बड़े लाला दी पाड़ी थी साडी जमीन पीछे घुस गई थी। कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों की आपस में शादी हो जाए तो मोहब्बत का भूत उतर जाता है और अगर प्रेमी आपस में ना मिल सकें तो उनकी मोहब्बत की आग हमेशा हमेशा के लिए दहकती रहती है और दो चाहने वाले आपस में ना मिलने के बावजूद भी हमेशा एक दूसरे के दिल में धड़कते रहते हैं। मगर सरगोदा में होने वाली मोहब्बत की जो शादी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जरा सी मुख्तलिफ है। 24 साला नोमान गली से गुजर रहा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी छत से कोई ऐसी आवाज आ रही हो जो उसकी जानी पहचानी हो। नोमान ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की छत से झांक रही थी। नोमान ने हाथ के इशारे से सवाल किया तो लड़की ने झट से एक कागज की गोली बनाकर नीचे फेंक दी और खुद छत से गायब हो गई। नोमान ने राहगीरों से आंख बचाकर वो कागज उठाकर फुर्ती से जेब में रख लिया और वहां से ऐसे रफू चक्कर हुआ जैसे उसके पीछे कोई पुलिस लगी हुई हो। सरगोदा के इलाके मदीना कॉलोनी का रिहायशी नोमान महल्ले पड़ोस की एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन दोनों के घर वाले शादी पर राजी नहीं थे, बल्कि उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इतनी पाबंदियों के बावजूद नोमान और उसकी महबूबा किसी न किसी तरह मिलने का बहाना निकाल ही लेते थे। उस दिन शब्बीर ने देखा कि नोमान अपनी महबूबा के घर की पिछली सुनसान गली में उसके दरवाजे पर खड़ा था और नोमान की महबूबा दरवाजे के पीछे से उससे बातचीत कर रही थी। सुन, तू मुझे इस तरह से गली में क्यों बुलाती है? क्या तुझे डर नहीं लगता? मुझे पता है, मैं कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके आई हूँ। अच्छा सुनो, पापा कह रहे थे तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी अम्मा को भेज दो खुदा के लिए, शायद अब्बा मान जाए। अच्छा तेरा बस आता है क्या? कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि खाला के बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अच्छा क्या है, तू अंदर जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। नोमान और उसकी महबूबा का जुनून देखकर बिला आखिर दोनों के घर वाले उनकी शादी करने पर रजामंद हो गए। मगर न जाने क्यों नोमान को लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, क्योंकि नोमान को उसकी महबूबा बता चुकी थी कि उसके वालिदैन उसका रिश्ता खालाजाद से करना चाहते थे। यही बात नोमान के दिल में अटकी हुई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नोमान की महबूबा नोमान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दस्तक सुनकर नोमान ने दरवाजा खोला तो महबूबा को देखकर सटपटा गया। तुम? हाँ मैं। पर इस वक्त? अरे अंदर तो आने दो। अम्मा, अम्मा। अरे बात तो सुनो। नोमान अपनी महबूबा को रोकता रह गया, लेकिन उसकी महबूबा नोमान को एक तरफ हटाकर अंदर चली गई। नोमान उसके पीछे पीछे था। अरे पागल हो गई तुम, इस तरह से क्यों आई हो? तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था इसलिए। अरे क्यामत आ जाएगी अगर अम्मा ने देख लिया तो मैं यहाँ पर। कोई कयामत नहीं आई।
मुझे अम्मा से बात तो करने दो। अम्मा, मेरी बात सुन, अम्मा नहीं है, तू यहाँ से चली जा। चली जाऊं मैं यहाँ से? सोच लो, अगर मैं यहाँ से चली गई ना, दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अभी नोमान की महबूबा घर के अंदर ही थी कि ऐसे में नोमान की माँ बाहर से घर में दाखिल हो गई। उसने नोमान और उसकी महबूबा को देखा तो सटपटा गई। हे भाई कमबख्त, तुझे कोई शर्म आया है जो तू मुंह उठा के यहाँ पर चली आई है? अरे तेरी माँ समझेगी कि मेरा बेटा तुझे वर्गला के यहाँ ले आया। अरे रहम कर दे लड़की हम पे, तेरी मंगनी तो कर ली है, अरे ब्याह भी कर लाएंगे, क्यों नाक कटवा रही है हमारी तू? अम्मा आप फिक्र मत करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे क्या फिक्र ना करूं, इसकी दीदा दिलेरी तू देखो जरा। अरे ऐसी होती है लड़कियां। ओ भाई, मुझे अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करनी, अब तू जा यहाँ से निकल। लेकिन अम्मा, कोई बात नहीं सुननी, तू जा यहाँ से निकल, नहीं तो मैं अभी तेरी माँ के पास जाती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने। माँ तनतनाती हुई घर से बाहर निकलने लगी तो नोमान परेशान हो गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ गुस्से में बिखरी हुई थी। वो तीर की तरह घर से निकल गई और नोमान अपनी महबूबा पर बरस पड़ा। देखा, अम्मा ठीक कहती थी कि सारा काम बिगाड़ देगी तू। अब जल्दी अम्मा के पीछे जा, वरना अम्मा वो आग लगाएगी कि जाओ। नोमान की महबूबा उसे घूरती हुई घर से बाहर निकली तो नोमान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। इस वाकये के बाद नोमान का रिश्ता खतरे में पड़ गया था, मगर नोमान और उसकी महबूबा की जिद के आगे फरगैन ने हथियार डाल दिए और फिर बारात का दिन मुकर्रर कर दिया गया। एक रोज पहले धूमधाम से मेहंदी रचाई गई, लेकिन जब दूसरे दिन नोमान बारात लेकर पहुंचा तो रंग में भंग पड़ गया था। शब्बीर ने देखा कि नोमान अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ एक कमरे में मौजूद था। उसके गले में हार पड़े हुए थे। काजी साहब निकाह का फॉर्म पूरा करने में मसरूफ थे। करीब ही नोमान की माँ और लड़की का बाप भी बैठे हुए थे। निकाह खां जब हक के मेहर का कॉलम भरने लगा तो वो लड़की के बाप से मुखातिब हुआ। मेहर कितना रखूं? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का सुनकर नोमान की माँ का माथा ठनका और उसने खुशअस्लूबी से मुदाखलत की। ठहरिए गाजी साहब। भाई साहब, ये रकम तो बहुत है, ये हमारी बात नहीं हुई थी। आप शायद भूल रही हैं, हमारा यही तय हुआ था आपस में। नहीं, ये रकम बहुत ज्यादा है और हमारी तो ये कोई बात ही नहीं हुई थी। हक मेहर शरीय रखें आप। अब लड़की के बाप के तेवर ही बदल गए और सारी मुस्कुराहट और खुशदिली रुखसत हो गई। माफ करना बहन, मुझे पता नहीं था कि ऐन वक्त पे आप यही रंग में भंग डालेंगे। अगर 1 लाख हक मेहर मंजूर है आपको, तभी मैं अपनी बेटी का रिश्ता, वरना आप खुद समझदार हैं। निकाह के ऐन मौके पर सूरत हाल अचानक खराब हो गई तो शब्बीर सोच में पड़ गया। उसे लगा जैसे लड़की और लड़के के घर वालों ने मुश्तरका तौर पर ड्रामा रचाया था ताकि नोमान और उसकी महबूबा की शादी ना हो सके। हक मेहर की रकम पर झगड़े के बाद लड़की के बाप ने बेटी की शादी से इनकार कर दिया और बाराती दूल्हा समेत बाहर निकल आए। नोमान बेटा, चलो यहाँ से, ये लोग इस काबिल है ही नहीं। चलो उठो यहाँ से, चलो। नोमान सख्त परेशानी के आलम में था। उसकी मोहब्बत घरेलू सियासत की नजर हो रही थी। मीडिया की टीम भी वहां पहुंच गई थी। शब्बीर ने देखा कि जब मीडिया से बात के दौरान नोमान की मां ने लुकमा दिया तो नोमान झुंझला गया। ये है वो मनाजिर। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। इन्हां दी कुड़ी जेड़ी है ना, हर हफ्ते बाद साडे घर नस के आ जांदी सी। मेरे बेटे नूं काम तो छुड़ा के लै जांदी सी। बई साडी धी नाल तुसीं निकाह कर लवो
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕੀਤੀ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਨਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਂਦੇ ਬਾਜੀ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾ नोमान सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से उसने टूटकर मोहब्बत की उसका हाथ उसके हाथ में देकर छीन लिया गया था। फिर शब्बीर ने देखा कि नोमान की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अंदर से बिल्कुल टूट फूट गया था। फिर नोमान बारात लेकर वापस चला गया। मोहब्बत की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि इसका ड्रामाई मोड़ उस वक्त शुरू हुआ जब नोमान की बारात में शामिल आखिरी बाराती भी रुखसत हो गया। शब्बीर ने देखा कि लड़की दुल्हन के लिबास में थी और वो रो रही थी और कलाइयों में लिपटे हुए गजरों को नोच नोच कर फेंक रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि वही कमरा जिसमें नोमान का निकाह पढ़ाया जा रहा था उसी कमरे में नोमान और उसके रिश्तेदार नहीं थे। अलबत्ता वही तमाम लोग मौजूद थे जो इससे पहले भी नजर आए थे। फिर शब्बीर ने देखा कि वही निकाह खां कुछ लिखने में मसरूफ था और उनके बराबर में जो लड़का बैठा था वो नोमान नहीं था बल्कि लड़की का खालाजाद भाई था। हक महर को तनाजा बनाकर नोमान की बारात वापस भेजकर लड़की का निकाह उसके खालाजाद भाई से कर दिया गया था। शब्बीर को यह नहीं मालूम हो सका कि लड़की ने जबरी तौर पर नई सूरत हाल में खालाजाद से निकाह की हामी भरी थी या फिर नोमान से उसकी मोहब्बत महज एक ढोंग थी। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।